नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी गद्यखंड के चैप्टर नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन। इसके फुल निबंध को जो है एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो है निबंध दिया गया उसको भी इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। पहले हम देख लेते हैं इसमें जो है लेखक परिचय के बारे में देखेंगे। परंपरा का जो मूल्यांकन है, इसके लेखक का नाम क्या है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी इसके लेखक जी का नाम है। इसका जो है जन्म हमारा 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को उन्नाव जिले के जो है ऊंच गांव में हुआ था। ये जो है कहाँ है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है, यानी यूपी में है, ध्यान में रखना है। इसकी मृत्यु कब हो गया, यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का निधन कब हुआ था, तो 30 मई 2000 ईस्वी को जो है इनका निधन हो गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 ऑब्जेक्टिव बनेंगे जो कि समझा दिए हैं। की रचना के बारे में देखेंगे, इसकी शिक्षा के बारे में देखेंगे। तो देखिए इन्होंने जो है अंग्रेजी विषय में जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से जो अंग्रेजी विषय से जो है एमए किया और उसके साथ साथ पीएचडी की भी उपाधि पाए थे। कहाँ पे, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से, और वहीं से जो है एमए भी किए थे। किस सब्जेक्ट से, तो इंग्लिश सब्जेक्ट से किए थे। अब इन्होंने जो है कुछ समय तक कन्हैया मुंशी हिंदी विद्यापीठ में जो है आगरा में निर्देशक पद पर शोभित किए। इसकी रचना देखिए, इसकी शिक्षा ये सभी हो गया। अब इनकी रचना देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट रचना है उसको ध्यान में रखना है। पहला हमारा हो जाता है निराला की साहित्य साधना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है इसको साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी जो है इसी पर मिला था। किस पर, तो निराला की साहित्य साधना, इस पर जो है साहित्य अकादमिक पुरस्कार प्राप्त था। दूसरा हमारा हो जाता है भारतीय हरिश्चंद्र। तीसरा हमारा देखिए प्रेमचंद्र और उनका जो है युग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाषा और जो ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत में अंग्रेजी और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, घर की बात, ये सभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी रचना है, ध्यान में रखिए। इस चैप्टर के जो है एक्सप्लेनेशन को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रस्तुत पाठ जो है परंपरा का मूल्यांकन विख्यात प्राप्त आलोचक रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। यह जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है, तो परंपरा का मूल्यांकन। ये जो है कौन सा विधा है, तो ये जो है गद्य की निबंध विधा है। यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव कौन सी विधा है, तो ये जो है निबंध है परंपरा का मूल्यांकन। इसके राइटर हो जाते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसमें जो है लेखक ने प्रगतिशील रचनाओं के विषय में जो है अपना विचार को प्रकट किए हैं। जो भी उस समय में जो भी रचना हो रहा था उसके विचारों पर अपना प्रकट दिए हैं। आगे देखिए लेखक का मानना है, यहाँ से आप लोग बिल्कुल समझिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे चाहे सब्जेक्टिव बनेंगे ताकि आपसे सॉल्व हो जाए। लेखक का मानना है क्रांतिकारी साहित्य रचना करने वाले के लिए जो है साहित्य की परंपरा का ज्ञान अति आवश्यक होना चाहिए। यानी मान लीजिए कोई भी क्रांतिकारी जो है अगर किसी चीज़ की रचना करना चाहते हैं, साहित्य की रचना करना चाहते हैं, यानी कोई भी पाठ लिखना चाहते हैं, उसको जो है सबसे पहले किस चीज़ की जानना आवश्यक हो जाता है, तो उसको जो है परंपरा का ज्ञान जो है बहुत ही आवश्यक हो रहा है। परंपरा जो कि पूर्वों से चलती आ रही जो परंपरा है उसको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो है साहित्यिक परंपरा के ज्ञान से ही जो प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है और साहित्य की धारा बदली जा सकती है तथा जो है नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है व्यक्ति को जो है कोई भी चीज़ की रचना करने से पहले जो है उसको जो है परंपरा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब आगे देखिए, मनुष्य जो है आर्थिक जीवन के अलावा एक प्राणी के रूप में भी जो है जीवन में व्यतीत करता है। यहाँ पर समझिए मनुष्य जो है आर्थिक जीवन के अलावा, यानी आर्थिक जो जीवन होता है उसके अलावा जो है प्राणी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। जो भी प्राणी है धरती पर उसके रूप में व्यतीत करती है। साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, साहित्य में जो है विकास प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे जैसे समाज का विकास होता है वैसे वैसे साहित्य का भी जो है विकास होते जा रहा है। यहाँ पर समझिए जो भी व्यक्ति पृथ्वी प्राणी के रूप में रह रही है उसको जो है इसका ज्ञान होना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है। साहित्य का विकास प्रक्रिया जो है, जो भी साहित्य है इसका विकास की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। जैसे जैसे समाज यानी आगे बढ़ते जा रहा है उसी प्रकार जो है वैसे वैसे साहित्य की भी जो है विकास होते जा रहा है। पहले के समय में समझिए जो भी लेखक सब थे उसको पहले उस समय की जो है समाज को देखना पड़ता था, उस प्रकार जो है उसको विकास करना पड़ता था। अभी के समय में जो भी लेखक जो है कुछ भी चीज़ की रचना करेंगे तो अभी जो आधुनिक समय चल रहा है उसको देखते हुए जो है उस चीज़ की रचना करना पड़ेगा। तो यही बताया जा रहा है। व्यवहार में देखा जाता है कि 19वीं तथा 20वीं सदी के कवि क्या भारत के यूरोप के थे, यूरोप के हैं, या तमाम कवि जो है अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचना का नमन करते हैं, उनसे सीखते हैं और जो है नई परंपरा को जन्म देते हैं। यहाँ पर व्यवहार देखा जाता है जब 19वीं जो सदी था 20वीं सदी था, इसके कवि क्या भारत
के या क्या यूरोप के थे, या तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचना का नमन करता था, जो भी लिखता था उसको जो है मानता था, उससे जो है उस जो भी रचना होता था उससे कुछ सीखने को उनको मिलता था। इसी को जो है नई परंपरा का जन्म देता है यहीं पर। अब दूसरे को नकल करके लिखा गया साहित्य जो है अधम कोटि का होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, यानी कोई भी राइटर है कोई भी चीज़ अगर लिख रहे हैं तो अगर उससे हम अगर नकल करें यानी कॉपी करें तो उस साहित्य को क्या माना जाता है, तो अधम कोटि के साहित्य माना जाता है। और सांस्कृतिक जो है असमर्थता का जो है सूचक होता है। लेकिन उत्तम कोटि का जो है साहित्य दूसरी भाषा में अनुवाद किए जाने पर अपना जो है कलात्मक सौंदर्य खो देता है। यहाँ पर समझिए, अगर कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी राइटर है, कोई भी लेखक है, कोई भी पोइट है, अगर वो किसी के कविता को चाहे कोई भी कहानी को अगर जो है कॉपी करता है, नकल करता है, तो उसको अधम माना जाता है, क्योंकि जो है संस्कृत असमर्थता का सूचक होता है। लेकिन उत्तम कोटि का साहित्य दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाने पर जो अपने कलात्मक सौंदर्यों को क्या कर देता है, तो वो खो देता है। आगे देखिए, तात्पर्य यह है कि ऐसे साहित्य से कला की आवृत्ति नहीं हो सकती जैसे अमेरिका अथवा रूस के जो है नाटक बनाए गए हैं। लेकिन जो है शेक्सपियर ने जो है नाटकों जैसी चीज़ दोबारा जो है लेखन इंग्लैंड में भी नहीं हुआ है। यह है कि जैसे जैसे साहित्य के जो कला की आवृत्ति नहीं हो सकती है, जैसे जो है अमेरिका अथवा जो रूस जो है आइटम बम बनाए, लेकिन जो है यहाँ पर एक लेखक का नाम बोला जा रहा है शेक्सपियर, जो कि नाटकों जैसी चीज़ को दोबारा लिखना इंग्लैंड से भी नहीं हो पाया। 20वीं सदी में जो है शैली तथा वायरन ने जो है अपनी स्वाधीनता के लिए इतने लड़ने वाले यूनानियों को जो है एकात्मक की पहचान करने में सहयोग किया। 19वीं शताब्दी में जो है शैली तथा वाइनर, यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, शैली तथा वाइनर ने जो है अपनी स्वाधीनता के लिए लड़े और लड़ने वाले यूनानियों को जो है एकात्मक की पहचान करने में जो है क्या किए, तो सहयोग किए। कौन कौन, तो शैली तथा जो है वाइनर, कब, तो 19वीं शताब्दी में स्वाधीनता के लिए लड़ने के लिए जो है इसमें सहयोग किए। भारतीय ने जो भी अपनी स्वाधीनता संग्राम के दौरान एकात्मक की पहचान किया। मानव समाज बदलता है और अपनी जो है अस्मिता का कायम रखता है, क्योंकि जो है जो तत्व मानव समुदाय के एक जाति के रूप में संगठित करता है। साहित्य परंपरा का ज्ञान कारण ही जो है पूर्व एवं पश्चिमी बंगाल के लोग भी जो है संस्कृति के रूप में एक है। तो यहाँ पर समझिए, मानव समाज को बदलता है, इससे पहचान करने के बाद जो है जो भी मानव है इसमें जो भी कुरीति है उसको बदलता है, समाज में बदलाव करने की सोचता है, और जो अपनी असमता का कायम रखती है, जो भी है उसको कायम करके रखता है, क्योंकि जो तत्व मानव समुदाय के एक जाति के रूप में संगठित है इसी को ध्यान में रखते हुए करता है। साहित्य परंपरा का ज्ञान के कारण जो है इसी साहित्य जो है इसके परंपरा का ज्ञान के कारण जो है पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल के लोग भी जो है इसी संस्कृति के रूप में एक है, इसी को मानते हैं। अब आगे देखिए, कई भी देश जो है बहुजातीय तथा बहुभाषीय होने के बावजूद तब उस देश पर कोई भी मुसीबत आती है तो उस समय जो है वह राष्ट्रीय अस्मिता समर्थ प्रेरक बनकर लोगों को जो है मुसीबत से लड़ने में सहयोग करती है। तो यहाँ पर समझिए, कई भी देश जो है, कोई भी देश मान लीजिए वहाँ पर बहुजाति है, यानी अलग अलग प्रकार के वहाँ पर बहुत सारे जाति है, बहुभाषी है, जो भी जाति के लोग हैं वो सब जो अपने अपना अलग अलग भाषा बोलने में जो है रुचि रखते हैं। लोगों का बावजूद जो है जब उस देश पर कोई भी मुसीबत आता है, मान लीजिए अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग बोलते हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अगर उस देश में कोई भी मुसीबत आता है तो उस समय जो है राष्ट्रीय जो है अपनी ओर ना देखकर पूरे राष्ट्र की ओर जो है उस पर जो है समर्थ हो जाना चाहिए, जिससे जो है प्रेरक बनकर लोगों को मुसीबत लड़ने में क्या हो जाता है, तो सहायक हो जाता है। हिटलर के आक्रमण के समय में जो है रूसी के जाति बार बार अपने साहित्य परंपरा का जो है स्मरण किया। उस समय के बात है जब हिटलर के आक्रमण जब हुआ, कहाँ पर, तो रूस में हुआ था, तो वहाँ पर जो है रूसी के जाति थे वो बार बार जो है अपने साहित्य परंपरा का क्या किए, तो स्मरण किया। टॉलस्टॉय ने जो है सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले साहित्य के महान साहित्यकार थे। यहाँ पर एक कवि की नाम लिया जा रहा है जो कि जो है टॉलस्टॉय, जो सोवियत समाज में जो है पढ़े लिखे वाले साहित्य के महान साहित्यकार थे, जो कि रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ एवं पुष्ट करने में जो है साहित्यकार भी था। 1917 ईस्वी में जो है रूस क्रांति के पहले जो है वहाँ रूस तथा जो है गैर रूसी थे। यहाँ पर समझिए, जब 1917 ईस्वी में कौन सा क्रांति हुआ था, तो रूसी क्रांति हुआ था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बने हैं, आप लोग ध्यान में रखिए, पूछे भी गए हैं। रूसी क्रांति कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ। तो वहाँ जो है रूसी तथा जो है गैर रूसी, जो रूस के लोग हैं वो तो रूसी हो ही रहे, गैर रूसी यानी जो रूस के नहीं रहने वाले हैं उसी को गैर रूसी बोला जा रहा है। जैसे मान लीजिए रूस में जो है अलग देश के कोई लोग आ जाते हैं तो उसी को गैर रूसी बोला जाता है। किंतु जो है इस क्रांति के बाद जो है रूसी तथा गैर रूसी जातियों के संबंध में जो है बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ।
जब ये क्रांति हुआ, रूसी क्रांति, तो इसमें जो है क्या हुआ, तो जाति के रूप में जो है अलग अलग जो है क्या हो गया था, तो परिवर्तन होने लगा था। सभी जातियां एक हो गई थी जब भी रूसी क्रांति हुआ था। जो गैर रूसी का था वो भी, जो गैर रूसी में था वो भी, सभी जो है एक साथ जाति मिलकर जो है बड़ा परिवर्तन हुआ और सभी जाति जो है उस समय एक हो गया था। फिर भी जो है जातियों का जो है मिला जुला इतिहास जैसे भारत का है वो जैसे सोवियत संघ का नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है ये जो जातियों का मिलना जुलना है जो है इतिहास भारत जैसा है देश का, लेकिन सोवियत संघ ऐसा देश नहीं है, क्योंकि भारत में बताया जा रहा है अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। ये सभी जो है जब भी कोई आपदा आता है सभी आपस में मिल जाता है, लेकिन वैसे देश नहीं है जो सोवियत संघ ऐसा नहीं करता है। यूरोप के लोग जो है यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन यूरोप में जो है कभी राष्ट्र नहीं बना है। राष्ट्रीयता की दृष्टि से देखेंगे तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर थोपी नहीं गई है, बल्कि वह सांस्कृतिक तथा इतिहास की देन है। यहाँ पर यूरोप के तो बारे में बता चुका है। यूरोप ऐसा देश है जहाँ पर यूरोपियन संस्कृति की तो बात करते हैं, लेकिन यूरोप में कभी राष्ट्र नहीं बना है। राष्ट्रीयता के अगर हम दृष्टि से देखेंगे तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जो है राष्ट्रीयता जो है एक जाति जो है दूसरे जाति पर थोपी नहीं गई है, बल्कि जो है वह सांस्कृतिक तथा इतिहास की ये सभी देन है। इस संस्कृति का निर्माण में जो है देश के कवियों का महान योगदान है। जब भी कोई भी जो है संस्कृति का निर्माण होता है तो उस देश का जो भी कवि होते हैं, कोई भी लेखक होता है, उसका जो है अहम रोल होता है, अहम जो है योगदान होता है, महान योगदान होता है। रामायण एवं महाभारत जो है इस देश की संस्कृति की एक कड़ी है, जिसके बिना जो है भारतीय साहित्य की एकता भंग हो सकती है। अगर ये नहीं रहा तो इससे क्या होगा, हमारे भारतीय संस्कृति की एकता को क्या किया जा सकता है, तो भंग किया जाता है। इसी से जो है बहुत सी सांस्कृतिक चीज़ सीखने को मिलता है, किससे, तो रामायण और महाभारत से। अब आगे समझिए, हमारा है लेखक का तर्क है, यदि जो है जार शाही रूस समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर नवीन राष्ट्र के रूप में पुनः गठित हो सकता है, तो भारत में जो है समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की जो है राष्ट्रीय अस्मिता पहले से किंतु पुष्ट होगी। हमारा जो है रूस में जारशाही रूस समाजवादी व्यवस्था कायम हो सकता है, तो वहाँ पर राष्ट्र के रूप में पुनः गठित हो सकता है, नवीन राष्ट्र यानी नए राष्ट्र का पुनः गठन हो सकता है। तो भारत में जो है समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ पर भी जो है राष्ट्रीय अस्मिता पहले से किंतु जो है पुष्ट हो सकता है। इसकी कल्पना की जा सकती है कि अतः समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। पूंजीवादी व्यवस्था में जो है शक्ति का अभाव होता है, देश के साधनों में जो है समुचित उपयोग समाजवादी व्यवस्था पर नहीं में होता है। देश के जो है निरक्षर निर्धन जनता जब साक्षर होगी तब जो है रामायण तथा महाभारत का ही किंतु जो है अपितु उत्तर भारत के लोग भी दक्षिण भारत के लोग भी करेंगे। यहाँ पर रामायण महाभारत का ही अध्ययन करेंगे किंतु तथा दक्षिण भारत के लोग जो है उत्तर भारत की कविता को बड़े चाव से पढ़ेंगे, साक्षर हो जाएंगे, पढ़ने लिखेंगे तो ये जो महाभारत है रामायण है इसको पढ़ेंगे। लेकिन अपितु जो है दो दक्षिण भारत के लोग है ऐसा नहीं करेंगे। भारत की जो भी कविता जो है दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत की कविता को क्या करेंगे, बड़े चाव से पढ़ेंगे। इसमें जो है बड़े पैमाने पर संस्कृति आदान प्रदान होगा। जब अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व जमाने की भाषा ना होकर जो है ज्ञान अर्जन की भाषा होगी तभी ऐसा हो पाएगा। जब देश में जो है बड़े पैमाने पर संस्कृति का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। संस्कृति पर देश में क्या होगा, इधर की जो संस्कृति है उत्तर भारत की दक्षिण भारत की जो संस्कृति होगा आदान प्रदान एक दूसरे से क्या होगा, मेल मिलाप होगा। तब जो है अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा ना होकर जो भी अभी अंग्रेजी भाषा उसको प्रभुत्व जमाने की भाषा ना होकर जो है ज्ञान जनरल की भाषा होगी। तो यहाँ पर हम अंग्रेजी ही नहीं यूरोप के अनेक भाषाओं का जो है अध्ययन करेंगे। एशिया के जो है भाषाओं के साहित्य से हमारा गहरा परिचय होगा। तब मानव संस्कृति की विशाल धारा होगी। धारा में भारतीय साहित्य की जो है गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। अब यहाँ पर समझिए, हम जो अंग्रेजी नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे लेकिन यूरोप में जो भी अनेक भाषाएं का अध्ययन करेंगे, यूरोप के अंदर जो भी भाषा है उसको अध्ययन करेंगे अंग्रेजी के अलावा। एशिया के भाषाओं के साहित्य में जो हमारा गहरा परिचय होगा। जब हम अनेक भाषाओं को पढ़ेंगे तो हमें एशिया की जो भी भाषा है उस पर गहरा परिचय होगा, गहन हमें नॉलेज होगा। तब हमारा मानव संस्कृति का विशाल धारा भी भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का जो है नवीन योगदान होगा। तो यहाँ पर आप सभी का क्या हो गया, ये चैप्टर का जो है एक्सप्लेनेशन जो है ख़त्म हो चुका है। अब आप सभी दोस्तों को जो हम अगले वीडियो लेकर आए हैं जिसमें जो है क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। इसी में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी कराएंगे जो कि आपके बोर्ड
बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आप बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए इस चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस चैप्टर में जो है ज़्यादातर हमें जो है नॉलेज मिलने की बात हो रहा है, यहाँ पर कोई कहानी नहीं है जो कि आप लोग को थोड़ा कम समझ में आएगा। 2-3 बार इस वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दबा दीजिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में। जय हिंद।